हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ चैप्टर बायोलॉजी के एक एक चैप्टर्स को ऑनलाइन के लिए। जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो भी जैसे उनका एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो उनको भी क्या टाइमिंग इतना है नहीं कि मैं सारे चैप्टर्स ऑफलाइन में कवर कर सकूँ। तो मैंने ऑफलाइन में एक ट्राई कर रहा हूँ कि शायद ऑनलाइन में ऐसे उनको शायद समझ आ जाए तो ठीक है। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, तो सभी जो स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे देखना चाहते हैं हिंदी मीडियम के लिए, ऑनली फॉर जो हिंदी मीडियम में बायोलॉजी बेसिक से सीखना चाहते हैं वो ये वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर आज जो शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर लगभग मेरे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से तो 17 ही शुरू करना है मुझे। तो मैं 17 नंबर का चैप्टर जो नाम है श्वसन एवं गैसों का विनिमय, इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के रिलेटेड थोड़ा सा हम बेसिक्स, मेरा जैसे जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि मैं फर्स्ट लेक्चर ओनली फॉर बेसिक्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे भी बेसिक्स की बात करेंगे थोड़े से फर्स्ट लेक्चर के अंदर। और जो हमारा ये चैप्टर है यानी नॉर्मली जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन सा, तो जो हमारे 16 से लेके 22 चैप्टर्स है, 16 से लेके 22 चैप्टर, ये चैप्टर जो है हमारे ये कैसे हैं तो रिलेटेड टू हमारे एनिमल किंगडम, जो हमारा प्राणी जगत है उससे बहुत कुछ सिमिलर है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं सजेशन देना चाहूंगा तो सभी स्टूडेंट को ये सजेशन जरूर दूंगा कि वो अगर 16 से लेकर 22 चैप्टर रिवाइज यानी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ वो चैप्टर नंबर 4 को भी एक बार रिवाइज करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 बहुत कुछ इससे उनका सिमिलरिटी है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, वहां पे ऊतकों की कहानी थी, फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे श्वसन की कहानी है कि कौन सा जीव कैसे श्वसन करेगा। वहां पे थोड़ा थोड़ा हर एक चैप्टर के शुरुआत में उसने एक बेसिक सा नॉलेज हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो हमारे चैप्टर है श्वसन एवं गैसों का विनिमय, तो यहाँ पे बात करता है कि भाई श्वसन आखिर हम करते क्यों हैं, कैसे करते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो जैसे स्टूडेंट आप लोग को मालूम होगा कि श्वसन जो कि सांस लेना सांस छोड़ना, इसे श्वसन नॉर्मली जो हम अभी तक 10वीं तक पढ़ के हमें यही मालूम है ना कि श्वास हमने लिया और वो श्वास हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, श्वसन। पर नॉर्मली यहाँ पे आने के बाद इस चैप्टर में 11th में आने के बाद हमें इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। अब डेफिनेशन ऐसा बोलता है कि भाई पहले तो श्वसन है क्या, दूसरा आखिर हमें श्वसन की नीड क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों है श्वसन की। तो चैप्टर नंबर अभी हम पहले 16 पढ़ के आए तो हमें पता चला कि सर सभी कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और वो ऊर्जा मिलती कहाँ से, तो हमने पढ़ा था ऊर्जा सर खुराक से मिलता है, भोजन से। भोजन को हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, उसको चबाने के बाद सर उसे पाचित करते हैं, उसे पाचित करने के बाद और सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जैसे कि सर एक कार्बोहाइड्रेट को हमने किसमें तोड़ दिया था, ग्लूकोज को। उस ग्लूकोज को हमारा ब्लड, हमारा रुधिर क्या करता है, अवशोषित करता है और उसे कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे कोशिकाएं क्या कर सकती है, अपनी कार्य कर सकती है। क्या ग्लूकोज से कोशिकाएं अपना कार्य करती है क्या, नहीं, वो ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करके अपने कार्य करते हैं। तो ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करना, अरे हमने पढ़ा भी तो था चैप्टर नंबर 14 क्या था, ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया थी। ग्लूकोज से हम क्या बनाते थे सर, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाते थे, पायरुविक एसिड को क्रेब्स चक्र के अंदर ले जाते थे और उस क्रेब्स चक्र से हम CO2 बनाते थे, और उसके बाद जो हमें ATP NADPH मिलता था उसको हम खा लेके जाते थे। तो हमारा जो ETS था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, उसके अंदर ले जाके हम ATP और NADPH का यूज करके क्या बनाते थे, पानी और ऊर्जा, ठीक है। वो ऊर्जा लगभग हमने पढ़ा था 36 ATP किसी में था, किसी में 38 ATP था, जो भी वो हमने वहां पे पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। वो भी अगर ऐसा होगा तो मैं लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर दूंगा वापस से उस चैप्टर से भी सेपरेटली, ठीक है। तो हमने देखा कि सर अल्टीमेट में वो खाना खाया, उसको ग्लाइकोलिसिस में ले गए, उसको क्रेब्स चक्र में ले गए, वहां से ATP और NADPH से हमने क्या बनाना था सर, वहां से जो ATP या NADPH मिल रहे थे उनका यूज हमें करके क्या बनाना था, ऊर्जा बनानी थी। क्या बनानी थी, ऊर्जा। और वो ऊर्जा हमारी कोशिकाएं उपयोग करके क्या करेगी, अपने भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए उपयोग करेंगे, ठीक है। चलो एक बार लिख ले क्या बोलना चाहते हैं। तो हम बोलना चाहते हैं कि सर श्वसन की आवश्यकता क्यों है, तो श्वसन सभी कोशिकाएं, ऐसे लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे, सभी कोशिका अथवा अंग कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करती है। जिससे वो भोजन को ऑक्सीकृत करके
ऊर्जा बनाती है। ठीक है, आई होप मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो हमने बोला सर हमने क्या खाया था, कार्बोहाइड्रेट, यानी हमने जो भोजन खाया था उसको क्या खाया था, कार्बोहाइड्रेट, उसमें तो प्रोटीन भी था, वसा भी था, पर नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या खाया था, कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या किया था, चबा के पचा के क्या बनाया था, ग्लूकोज। क्या बनाया था, ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज का हमें क्या करना था सर, रुधिर के द्वारा अवशोषित हो गया, और ये रुधिर में अवशोषित ग्लूकोज को कहां तक ले गया, तो सर कोशिकाओं तक या तो ऊतकों तक, और वो कोशिका या ऊतक ने क्या किया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकृत किया। ऑक्सीकृत करने का मतलब तो हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में कहां होता है ऑक्सीडेशन, कहां होता है रिडक्शन। उसने ऑक्सीकृत करके क्या बनाया था, तो उसने ऑक्सीकृत करके CO2 बना दिया, पानी बनाया था, और क्या बनाया था, 36 या तो 38 एटीपी का निर्माण किया था। ठीक है, उन्होंने क्या, उसने क्या किया था, तो हमारी कोशिकाओं ने अपने आवश्यकता के अनुसार 36 या तो 38 एटीपी का निर्माण किया था, और उन ऊर्जा का उपयोग करके वो विभिन्न कार्यों को करती थी। ठीक है, यहाँ तक पता चला कि सर श्वसन हम करते क्यों हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली श्वसन हमें खुराकों के अपचयन में, अपचयन मतलब कैटाबॉलिक, हमने पढ़ा था कैटाबॉलिक मतलब तोड़ने वाली प्रक्रिया, तो खुराक को तोड़ के उसमें से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। क्या करते हैं सर, श्वसन करते हैं। ठीक है, अब हम श्वसन करते हैं तो कैसे करते हैं, और सभी प्राणियों में क्या एक ही प्रकार की श्वसन क्रियाविधि होती है, कि सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाविधि होती है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मैं रफ करता हूँ, अगर किसी को लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, वो लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हमने बोला कि क्या सभी प्राणियों में श्वसन की क्रियाविधि एक जैसी है, तो बोला गया है हमारी एनसीईआरटी में कि सभी जीव जो है सबकी क्रियाविधि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। सभी प्राणियों की श्वसन की क्रियाविधि भिन्न भिन्न प्रकार की है। किसके आधार पर, तो उसमें दो पैरामीटर्स दिए हैं, दो आधारक दिए हैं। एक दिया है कि उनके निवास के आधार पर, और दूसरा दिया है कि उनके संगठन के आधार पर। क्या बोलना चाहते हो, तो एक बार लिख के देखते हैं कि श्वसन की क्रियाविधि कितने प्रकार की है, प्रकार तो नहीं, पर ऐसे बोलेंगे सबकी क्रियाविधि तो समान है, पर दो चीजों पे आधारित होती है। किस पे, एक तो उनका संगठन कैसा है, और दूसरा क्या, उनका आवास कैसा है, यानी निवास कैसा है। ठीक है, आवास बोल दो, निवास बोल दो। ठीक है, तो हमने बोला सर संगठन कैसा है, तो संगठन मतलब सर वो एक कोषीय है कि बहुकोषीय है। पहला क्या होगा, एक कोषीय, दूसरा क्या होगा, बहुकोषीय। ठीक है, अगर हम निवास आवास की बात करते हैं तो हम बोलेंगे वो जलीय है अथवा स्थलीय है। ठीक है, अगर सर एक कोषीय है तो क्या करेगा, डायरेक्टली एक कोशिका से, अगर मैं बोलूं एक कोषीय है तो एक कोषीय का देखना सर, अगर एक कोषीय है मतलब उसका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा, है ना, और एक ही प्रकार की कोशिकाओं से, ये है क्या, वातावरण, ये क्या है, वातावरण, और ये किसी सजीव, किसी जीव का शरीर है, ये उसकी कोशिका, ये वातावरण डायरेक्टली ऑक्सीजन लेगा और डायरेक्टली CO2 को बाहर कर देगा। ठीक है, तो एक कोशिकीय सजीव क्या करेंगे, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को वातावरण से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे। पर अगर बहुकोषीय हुआ तो, अगर बहुकोषीय हुआ तो सर बहुकोषीय यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाएंगी, उन ऊतकों से मिलकर किसी अंग का निर्माण होगा, किसी अंग से अंगतंत्र का निर्माण, इस शरीर का निर्माण। तो एक्चुअली में उनके पास अगर किसी अंग में श्वसन पहुंचाना है तो सर बहुत सारी कोशिकाएं मिली है, एक कोशिका से ऑक्सीजन आया, CO2 निकल गया, पर एक्चुअली यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, पर ये बीच वाला जो है यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे ऐसे, यानी ऑक्सीजन आया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, पर ये जो बीच में है इसके पास ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है क्या, तो सर नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो इनके लिए क्या होगा सर, एक श्वसन तंत्र का निर्माण होगा। अगर एक कोशिका हुआ तो डायरेक्टली श्वसन एक कोशिका के सतह से ही कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, तो सर ये कोशिका के सतह से श्वसन कर सकते हैं, कोशिका सतह से श्वसन कर सकते हैं। और बहुकोषीय हो तो इनमें क्या होगा, श्वसन तंत्र की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, श्वसन तंत्र की आवश्यकता होगी। इसी तरह अगर जलीय है, उनका आवास अगर जल में रहते हैं, तो जैसे मछलियां हमने देखी हो, तो मछलियों में क्या होता है, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोम मतलब गिल्स, वो जो उनके गलफड़े होते हैं उसके पास में थोड़ा सा भाग होता है, उसको हम क्या होते हैं, क्लोम छिद्र। अब मेरे पास 3D व्यू नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, पर ऐसे आप मछली देखे हो तो उनके जो आंख के जस्ट पीछे गलफड़े होते हैं, उसके पास वाले जो पंख जैसे एक संरचना खुलती है, बंद हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोम छिद्र। ठीक है, तो जलीय होंगे तो किससे करेंगे, तो क्लोम द्वारा, इसके द्वारा क्लोम छिद्र के द्वारा। क्लोम छिद्र मतलब वही गिल के द्वारा, गिल्स। और ऐसे बोला जाए स्थलीय है तो फेफड़े के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, फेफड़े, लंग्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
लंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सर उनके संगठन और निवास के आधार पर, वो यानी किस प्रकार का उनका शारीरिक संगठन है, दूसरा किस प्रकार के निवास में आवास में वो रहते हैं, उसके आधार पर उन्होंने कितने भागों में बांट दिया। तो क्रियाविधि दो भागों में, अगर एक कोषीय हुआ तो सर डायरेक्टली कोशिका के सतह से श्वसन करते हैं, उन्हें क्या होगा, डायरेक्टली एक कोशिका के सतह से श्वसन हो जाएगा, सिंपल हो गया। पर अगर वही बहुकोषीय में तो सर बीच वाले कोशिकाओं में श्वसन डायरेक्टली नहीं हो पा रहा कोशिकाओं के सतह से, तो वहां तक पहुंचाने के लिए किसी एक तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सर बहुकोषीय में श्वसन तंत्र कैसा होगा, श्वसन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर निवास की बात करते हैं, अगर वो जलीय है तो जलीय वाले क्या करेंगे सर, उनमें क्लोम छिद्र पाए जाएंगे जिससे क्या करेंगे, वो श्वसन कर सकते हैं। और अगर स्थलीय हुए तो सर स्थलीय वालों के लिए फेफड़े की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो लगभग हमने देख लिया कि क्रियाविधि भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए अपने एनसीईआरटी में कि इनके अंदर जो शरीर संगठन और निवास के आधार पर कितने प्रकार के सजीव में किस किस प्रकार की हो सकती है। तो ये चैप्टर नंबर 14 में अगर आप पढ़ोगे तो लगभग सिमिलर हमने वहां पे सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं वो जो बोलना चाहता है, इसको मैं रफ करता हूं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हमने बोला कि कुछ एग्जांपल्स है जो कि अलग-अलग सजीवों में अलग-अलग प्रकार के जो उनके श्वसन क्रियाविधि हैं उनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले उसने लिख के रखा है निम्न अपसरित में, किसमें लिखा है, निम्न अपसरित प्राणियों में कौन कौन से एग्जांपल दिए तो लगभग हमने पढ़ा होगा। सबसे पहला है ओरिफेरा का एग्जांपल स्पंज। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कौन सा देख रखा है, सिलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम क्या था, नाइजीरिया सिलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम क्या है, नाइजीरिया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जैसे स्पंज हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, नाइजीरिया, उसके बाद उसने लिख के रखा है चपटे कृमि। हमने प्लांटी हेलमिंथेस पढ़ा होगा, इसका नाम चपटे कृमि। इंग्लिश में अगर अपने बुक में प्लांटी हेलमिंथेस लिखा हुआ है तो चपटे कृमि भी लिखा होगा। ठीक है, उसने लिखा है कि ये जो निम्न अपसरित प्राणी है जिसमें के एग्जांपल कौन कौन से, स्पंज, सिलेंट्रेटा, नाइजीरिया या तो चपटे कृमि यानी प्लांटी हेलमिंथेस, है ना। ये क्या होंगे तो सर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन या तो श्वसन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, क्या लिख सकते हैं, आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं, तो ये सरल विसरण द्वारा करते हैं। सरल विसरण मतलब वही कोशिकाओं के सतह से करते हैं, तो हम लिख देंगे सरल विसरण द्वारा श्वसन करते हैं। क्या करते हैं, सरल विसरण द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट उसने एग्जांपल हमको दे के रखा है जैसे कि केचुए में, है ना। कौन सा एग्जांपल दिया है, केचुए का। ठीक है, अगर केचुए में देखें तो केचुए की सतह जो होती है, उनकी जो स्किन होती है वो स्किन कैसी होती है, आर्द्र होती है। आर्द्र मतलब थोड़ा सा नमी वाला होता है। तो अपने आर्द्र त्वचा, और उसकी जो त्वचा है आर्द्र होती है, उसपे क्या होता है, क्यूटिकल का स्तर होता है। क्या होता है, एक क्यूटिकल की लेयर। तो हमने बोला कि ये क्या करते हैं, अपने आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा, इसके द्वारा आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं। और केचुए की बात कर रहे हैं, हमने लिखा केचुआ आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसके अलावा लिख के रखा है कि कीटों में, कीटो मतलब वही ऑर्थोपोडा की कहानी होगी ना, ऑर्थोपोडा जो कीटों का सबसे बड़ा संघ है, तो उसकी बात करते हैं। तो हमने बोला कीटों में क्या होंगे, तो कीटों में श्वसन के लिए क्या होता है, तो श्वसन नाल उपस्थित होते हैं। ठीक है, श्वसन के लिए क्या होंगे, उनमें श्वसन नाल उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा और एग्जांपल उसने दे के रखा है जैसे कि हमारे जलीय में, अगर हम जलीय ऑर्थोपोडा, अब मोलस्का की बात करते हैं, इसकी जलीय ऑर्थोपोडा और मोलस्का और मछली, ये किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो गिल के द्वारा, गिल या तो क्लोम। ठीक है, इसके द्वारा करते हैं, गिल या तो क्लोम के द्वारा श्वसन करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे उभयचर में कौन कौन से, तो एम्फीबिया, उभयचर। ठीक है, उभयचर में इसको हम इंग्लिश में एम्फीबिया भी कहते हैं, जो हमारे अगर चैप्टर नंबर 4 में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इस वर्ड को। ठीक है, एम्फीबिया उभयचर हो गया। इसके अलावा पक्षी हो गया, सरीसृप हो गए, पक्षी आ गए, फिर सरीसृप आ गए, सरीसृप मतलब सरकने वाले, सांप आ गए उस वर्ग में। इसके अलावा स्तनधारी, ये क्या करते हैं, तो ये श्वसन फेफड़े के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करेंगे, श्वसन फेफड़े के द्वारा करते हैं। ठीक है, ये लगभग हमारा चैप्टर नंबर 14 का हमने जो थोड़ा बहुत लिखा है, थोड़ा मैंने
बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हमने देखा कि क्या क्या है, तो चैप्टर नंबर 15 का थोड़ा सा रिवीजन है। जैसे कि बोला गया कि श्वसन कौन से संघ में किस प्रकार का होता है। तो अगर बोला जाए तो स्पंज एक उदाहरण दिया, मतलब पोरीफेरा में कैसा होता होगा, तो पोरीफेरा में सरल विसरण द्वारा यानी कोशिका की सतह से डायरेक्टली, जो हमने देखा था ना, एक कोश की सजीव में कोशिका की सतह से डायरेक्टली हो जाते थे। और हमने स्पंज की कहानी भी पढ़ी है कि क्या होते हैं, एक कोशीय होते हैं। ठीक है, चलो, तो हमने बोला कि सर निम्न अकशेरुकी प्राणियों में क्या होंगे, स्पंज में सिलेंड्रेटा यानी नाइगेरिया, स्पंज मतलब पोरीफेरा, और चट्टे कृमि मतलब प्लांटी एल्मंथीज में क्या होंगे, तो सर इनमें श्वसन सरल विसरण द्वारा शरीर की सतह से डायरेक्ट कोशिका के पास ऑक्सीजन आएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, सरल विसरण द्वारा में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, यानी श्वसन सरल विसरण द्वारा होता है। दूसरा, केचुए की अगर बात करते हैं तो केचुए की सतह जो होती है मॉइस्चर यानी नमी वाली होती है, आर्द्र होती है। अगर आपने केचुए अर्थवर्म देखा हो बरसातों में, हमने देखा होगा कि उनकी त्वचा जो होती है तो उनके कार्टिलेज रिंग जैसा होता है, एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा वो थोड़ा नरम प्रकार के होते हैं और उस पे क्या होते हैं, उनके शरीर की सतह पे एक क्यूटिकल का लेयर होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, वो श्वसन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो कीटों में बोल के रखा है कि भाई कीटों में भी अगर देखा जाए तो उनके शरीर में श्वसन नाल की तंत्र यानी श्वसन नलिकाओं की उपस्थिति होती है, जिससे क्या होगा, कोशिका के डायरेक्टली संपर्क में ऑक्सीजन जाएगा और वहीं से CO2 को लेकर बाहर निकाल देगा। इससे क्या होगा सर, वो भी एक तरह से कोशिका के संपर्क से ही क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम लिख रखा है जलीय ऑर्थोपोडा और मोलस्का। इसकी बात करें जलीय ऑर्थोपोडा और मोलस्का यानी जल में रहने वाले कीटों की, और मोलस्का संघ हमने पढ़ा हुआ है जिसमें वो आते थे अपने क्या बोलते हैं यार, देसी भाषा में हम जैसे गांव में थे तो उसको डोका बोलते हैं, हमारी जो देसी भाषा होती है। पर यहाँ पे मोलस्का में वो ऐसे रेती जीवा लिखा होगा अपने NCERT में, तो आप देख लेना, जो ऐसे निकालेगा मिट्टी पे अपने जीव को रगड़ रगड़ के चलता है। ठीक है, हम उसके शंख जैसे समुद्र में बोलते हैं ना, शंख निकला, वही उसकी एग्जांपल्स मोलस्का वाले आ जाते हैं। इसके अलावा मछली में भी क्या होंगे, तो प्लूम या गिल्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं, वो श्वसन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा उभयचर एम्फीबिया में या तो पक्षी, उभयचर मतलब एम्फीबिया वही पढ़ हुआ इंग्लिश में हमने बोला, फिर पक्षी बर्ड्स में, सरीसृप रेप्टाइल्स में, और हमारे स्तनधारी वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, तो ये श्वसन फेफड़े के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करेंगे, तो लगभग फेफड़े के द्वारा। तो ये हमारा NCERT का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें यही सब लिखा हुआ है कि कौन सा जीव किस प्रकार से श्वसन करता है, क्या उसकी क्रियाविधि है, इनका संगठन क्या है, उनका आवास क्या है, उसके आधार पे बोल के रखा है। ठीक है, उसने बोला है लेकिन स्तनधारी क्या होगी, तो स्तनधारी में सुविकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्तनधारी की बात करें तो क्या होगा, एक सुविकसित श्वसन तंत्र की उपस्थिति होती है। उनमें क्या होगा, एक सुविकसित श्वसन तंत्र की उपस्थिति होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भाई एक स्तनधारी में सुविकसित श्वसन तंत्र की जो उपस्थिति है, वो श्वसन तंत्र के स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, वो कैसे बने होते हैं, उनमें कौन कौन से संरचनाएं होती हैं, कौन कौन सी अंगिकाएं होती हैं, कौन कौन से तंत्र होते हैं, उन सबकी कहानी पूरे डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि स्तनधारी में श्वसन तंत्र जो है किस प्रकार से, एक सुविकसित जो श्वसन तंत्र की बात की है वो किस प्रकार का बना हुआ है, उसकी कहानी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो, यानी हमारे अंदर मतलब स्तनधारियों ने एक सुविकसित जो श्वसन तंत्र की बात की है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले अगर श्वसन तंत्र का मैंने पीछे ये डायग्राम बनाया है, तो एक बार फील ले लेते हैं, उसके बाद इस डायग्राम पे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे है कि सबसे पहले जो श्वसन तंत्र की शुरुआत है वो कैसी होती है, तो नासा द्वार से होती है। हमारे दो ओपनिंग होते हैं ओठ के जस्ट ऊपर, ये जो ओठ के ऊपर जस्ट ये दो ओपनिंग जो है, इनको हम जो खुला हुआ भाग है इसको क्या बोलते हैं, नासा द्वार कहते हैं। और इसके बाद वाला यहाँ तक का भाग, ये पूरा जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तो नासा मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, नासा मार्ग। और नासा मार्ग से जब हम पीछे वाले भाग में जाएंगे, ये जहाँ पे खुलेगा उसको नासा कक्ष कहते हैं। ठीक है, तो आ जाता है अपने ड्राइंग में, हमने बोला ये वाले भाग जो ओपनिंग है ओठ के ऊपर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नासा द्वार कहते हैं। ठीक है, नासा द्वार से ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, नासा मार्ग कहते हैं। और नासा मार्ग जो अंदर खुलता है ना, ये वाले भाग का, ये भाग, इस वाले भाग को हम नासा कक्ष कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, मुख गुहा, जो मुख है ना, ये मुख रहा मुख गुहा, ये नासा कक्ष। तो मुख गुहा के जस्ट ऊपर क्या होता है, नासा कक्ष होता है। ठीक है, अब नासा कक्ष कहाँ खुलता है, तो ग्रसनी में खुलता है। हमने पहले भी चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था कि ग्रसनी क्या होती है, वायु और भोजन के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मुख गुहा भी ग्रसनी में खुलेगी और नासा कक्ष भी कहाँ खुलेगा, ग्रसनी में। ठीक है, अब ग्रसनी में से हमको श्वास कहाँ ले जाना है, श्वास नली में ना, तो दो भाग होंगे, एक नली जाएगी, इसको बोल देंगे अन्न नली, इसको बोल देंगे श्वास नली, यानी ये हमारा ग्रसिका हो गया, ये हो गया हमारा
श्वास नली हुआ, पर श्वास नली की शुरुआत होती है कंठ से। क्या होता है? एक कंठ से उसकी शुरुआत होती है। इस कंठ को क्या कहते हैं? स्वर यंत्र भी कहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जो भी हम बोलते हैं ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक यंत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। जिसे कंठ पेटिका भी कह सकते हैं। इसका नाम दूसरा हम क्या कह सकते हैं? कंठ पेटिका। ठीक है। इसके अलावा सर फ्रंट पेटिका के बाद हमने अगर देखना है तो एक उसके जस्ट ऊपर, जैसे कि हमारी शुरुआत होती है घाटी से, श्वास नली की शुरुआत कहां से होती है? घाटी से। तो घाटी को ढकने वाला एक ढक्कन चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन। या तो कंठ को ढकने वाला एक ढक्कन चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं? कंठ छल। क्या कहते हैं? कंठ छल। तो हमने लिखा ये रहा हमारा घाटी, जो ये ब्लू कलर का मैंने बना के रखा है, आपको दिखता होगा अगर अच्छे से, तो ये ब्लू वाला लेयर कुछ ऐसे होता है। ये हमारे ढक्कन है, ये हमारा नली है। ये क्या हुआ? हमारा नली। एक मिनट रुकिए। ये हमारा नली हुआ, तो इसके जस्ट ऊपर ऐसे रहता है, जैसे हमको कुछ खाना खाए, क्या करेगा? तुरंत ढक्कन इसको बंद कर देगा। ये हमारा नली है, ये हमारा घाटी ढक्कन। जैसे ही हमारा हमने कुछ खाना खाया तो क्या करेगा? इसको बंद कर दिया, जिससे खाना श्वास नली में आ जाके कहां जाएगा? अन्न नली में। ठीक है। और जैसे श्वास नली हट जाएगा, श्वास क्या कर जाएगा? हमारे श्वास नली में चला जाएगा। ठीक है। तो हमने देखा कि ये क्या था? घाटी ढक्कन, जो श्वास को या तो खाने को, भोजन को अन्न नली या श्वास नली भेजने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि सर इसके बाद वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो जो पूरा रीजन है इसको हम बोलते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली। इसकी शुरुआत कहां से होती है सर? शुरुआत हमारे गले से होगी। कहां से? ग्रसिका से, यानी ग्रसिका वही ग्रसनी से शुरुआत होगी। ठीक है। पर ये कहां तक होता है? तो अगर हमने देखना है तो पीछे हमारा जो है करोड़रज्जु, करोड़रज्जु के 3 भाग होते हैं। अगर यहाँ पे तो ड्राइंग के पास जगह नहीं बचा है। ठीक है। अगर यहाँ पे आता हो, एक मिनट में देख लूं। हाँ, इधर देखिए। तो हमारा जो ये करोड़रज्जु के जो पीछे का भाग करोड़रज्जु है, उस करोड़रज्जु की अगर संरचना देखें तो ऐसे कुछ होता है। अपने चैप्टर नंबर आगे पढ़ेंगे कुछ चैप्टर्स में करोड़रज्जु की पूरी संरचना, हड्डी वाले चैप्टर 20 नंबर लगभग है, तो उसमें देखेंगे तो सबसे पहले इसके 5 भाग होते हैं, और अपने 3 भाग देखते हैं नॉर्मली। लोग 5 देख लेते हैं। फिर चलो हमने देखना है कि सबसे पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? तो ग्रीवा कोशिका। क्या कहते हैं? ग्रीवा कशेरुकी। क्या कहते हैं? ग्रीवा कशेरुकी। लगभग वो 7 होते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ग्रीवा कशेरुकी, यानी गले से शुरू होती है ना, गले से, तो गले को अपने क्या कहते हैं? ग्रीवा। और ये क्या होता है? कशेरुकी होती है इसमें। ठीक है। इनको कहते हैं ग्रीवा कशेरुकी। ठीक है। उसके बाद वाले जस्ट ग्रीवा से पीछे जस्ट थोड़ा नीचे का, तो ये वाला भाग जो है आगे से हम देखें तो ये पीछे का जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? तो वक्षीय कशेरुकी। क्या कहते हैं? वक्षीय कशेरुकी। ठीक है। और इसके नीचे वाले को हम बोलते हैं लंबर कशेरुकी, लंबर कशेरुकी। ठीक है। और अगर हम देखना चाहें तो इस वाले भाग को बोलते हैं अनुत्तरिक सैक्रम इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं त्रिक। ठीक है। तो हमने देखा कि सर ये कितने होते हैं? 7। ये कितने होते हैं? 12। ये कितने होते हैं? 5। ठीक है। हमको ज्यादा नहीं जाना, बस यही यहां तक ही जाना है। ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे अच्छे से इनकी डिटेल। ठीक है। तो हमने देखा कि वक्षीय कशेरुकी में कहां तक? तो हमारा जो फेफड़े की संरचना है, श्वास नली की जो संरचना है, सॉरी, हमारे जो श्वास नली कहां से शुरू होती है? ग्रसिका से शुरू हुई, ग्रसनी से, और कहां तक जाएगी? तो सर हमारे वक्षीय कशेरुकी कौन से तक? तो सर ये 12 खंडों का बना है। 1 2 3 4 5, 5वें खंड तक आके क्या हो जाता है? 2 अलग-अलग भागों में बढ़ जाता है। देखो ये यहां से शुरू हुआ, यहां तक आया, यानी वक्षीय कशेरुकी के 5वें खंड तक आएगा, और 5वें खंड के बाद ये 2 अलग-अलग भागों में बढ़ जाता है। 2 अलग-अलग भागों में बढ़ता है। इन 2 भागों को हम क्या कहते हैं? श्वास नली 2 भागों में बढ़ता है। उस भाग को क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी। सबसे पहले विभाजित उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी। फिर ये श्वसनी और 2 भागों में बटेगा आगे जाके, तो उसे क्या कह देंगे? द्वितीयक श्वसनी। जो हमने यहाँ पे ऐसे एरो करके दिखाया हुआ है, ये क्या नाम है? इसका द्वितीयक श्वसनी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि द्वितीयक श्वसनी जाके आगे विभाजित होगा। द्वितीयक श्वसनी पे देखो, ये हमारा द्वितीयक श्वसनी आगे जाके क्या हुआ? फिर से 2 अलग-अलग भागों में विभाजित, उसे क्या कहते थे? तृतीयक श्वसनी। अब तृतीयक श्वसनी और आगे जाके विभाजित हो गई। ये हमारा तृतीयक श्वसनी, ये कहां हो रहा है? और आगे जाके से विभाजित हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? इस वाली नली को हम क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिका। और श्वसनिका अंत में जाके कहां पे खुलता है? तो एक थैली जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कूपिका। क्या कहते हैं? कूपिका। तो ये जाके यहाँ पे एक थैली जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? तो देखिए यहाँ पे भी कूपिका में बना के रखा, तो इसको हमने क्या लिख दिया? कूपिका। ठीक है। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले सर श्वास, हमारे एक श्वसन तंत्र की कहानी शुरू होती है। कहां से शुरुआत हुआ है? नासा द्वार से शुरू होता है। सॉरी, सबसे पहले अगर श्वास नली की अपने श्वसन तंत्र की कहानी शुरू करें तो हमने देखा कि सर श्वसन तंत्र की शुरुआत कहां से थी? 1 2, यानी एक जोड़ी, या तो बोलते 2 छिद्रों के द्वारा। एक जोड़ी मतलब 2 हो ही गए एक तरह से ना। तो एक जोड़ी छिद्र के द्वारा नासा द्वार खुलता है, जो नासा मार्ग से होते हुए नासा कक्ष में जाता है। नासा कक्ष से होते हुए ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में सर 2 भाग होते हैं, ग्रसिका भी होती है, श्वास नली भी होती है। तो ग्रसिका का शुरुआत
सर वो तो खाने के लिए है। दूसरा क्या, श्वास नली की शुरुआत कहां से होती है? कंठ से होती है, जो स्वर यंत्र भी कहते हैं, जो स्वर पेटिका भी कहते हैं, कंठ पेटिका भी कहते हैं, जो हमारे अंदर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जवाबदार होता है। ठीक है, उसके बाद देखा सर कंठ के ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? ढक्की ढक्कन कहते हैं, या तो कंठ छद्म कहते हैं, या तो इंग्लिश में एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा कि सर हमारे जो श्वास नली की शुरुआत है वो कहां से कहां तक होती है? तो ग्रसिका से यानी ग्रसनी से लेकर कहां तक? तो सर हमारे वक्षी कशेरुकी के 5वें खंड तक। कहां तक? वक्षी कशेरुकी के 5वें खंड तक आके दो भागों में बढ़ जाती है, और दो भागों में बंटने की संरचना को क्या कहते हैं? तो श्वसनी कहते हैं। सबसे पहले विभाजित है तो क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। ये प्राथमिक श्वसनी आगे जाके, ये प्राथमिक श्वसनी आगे जाके क्या होती है? तो दो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। अब ये द्वितीयक श्वसनी फिर से आगे दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तृतीयक श्वसनी कहते हैं। अब ये तृतीयक श्वसनी दो अलग अलग भागों में फिर से बढ़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका जाके एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखा, वहां पे थोड़ा जगह नहीं था तो दिखा दे। ठीक है, हमने क्या बोला इसको? कुपिका कहते हैं। इसके अलावा हमारे जो फेफड़े हैं, ये जो हमारे पूरी संरचना है, ये क्या होती है? तो एक फेफड़े द्वारा संरचित घिरी होती है। क्या होती है? एक फेफड़े के अंदर घिरी होती है। ऐसे बोलना चाहे तो ऐसे बोलेंगे क्या क्या? तो सर हमारे श्वास नली, श्वसनी यानी श्वास नली, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसनिका और कुपिका। कौन कौन? श्वास नली, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसनिका और कुपिका। टोटल 6 संरचनाएं मिलकर क्या बनाती है? तो हमारे फेफड़े की संरचना बनाती है। क्या बनाती है? फेफड़े की संरचना बनाती है। सर फेफड़ा क्या है? तो फेफड़ा एक दो आस्तरण से घिरा होता है, यानी दो आवरणों से घिरा होता है। क्या होता है? द्विस्तरीय फुस्फुसा आवरणीय आवरण से घिरा होता है। फुस्फुसा मतलब हम फेफड़े को फुस्फुस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फेफड़ा जो है फुस्फुसा आवरण से घिरा होता है। फुस्फुस आवरण कितने स्तर का होता है? 2 स्तर। एक हमने ब्लू कलर का दिखा के रखा है और दूसरा ये व्हाइट कलर का दिखा के रखा है। सर इस फुस्फुस आवरण के बीच में कुछ रेड कलर की, रेड नहीं बोलेंगे पर मैं रेड से दिखा रहा हूं, तो इसमें कुछ द्रव्य भरे होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर कुछ द्रव्य भरे होते हैं। इन द्रव्यों को हम क्या कह देते हैं? तो फुस्फुसा आवरणीय, फुस्फुसा आवरणीय द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फुस्फुसा आवरणीय द्रव्य, जो क्या करता है? हमारे फेफड़े पर अगर कोई झटका भी लगता है ना, तो डायरेक्टली ये थोड़ा सा दब जाएंगे, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आने देते, यानी हमारे फेफड़े को एक तरह से झटकों से बचाने में हेल्प करते हैं। कौन? फुस्फुसा आवरणीय द्रव्य क्या करते हैं? हमारे फेफड़ों पे लगने वाले झटकों से रक्षा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि हमारा फेफड़ा नीचे से क्या होता है? तो सर डायफ्राम, ये जो हमारा अगर ऐसे खींच के देखना तो गड्ढे बनते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं, है ना। तो हमारा नीचे से किससे सुरक्षित होता है? डायफ्राम से सुरक्षित होता है। ठीक है, चलो अब हमारा जो फेफड़ा है उसकी संरचना की अगर बात करें तो सर फेफड़े की संरचना होता है कि हमारे फेफड़ा कहां होता है? हमारे वक्षी गुहा में होता है। वक्षी गुहा जो हमारा सीने का भाग हो, इसके बात की कर रहा है। तो हमारा फेफड़ा क्या होता है? वायुरोधी कक्ष वक्षी गुहा में उपस्थित है। वायुरोधी कक्ष मतलब कहीं से भी वायु उसके अंदर नहीं जा सकता, बाहरी रूप से, नाक के द्वारा जाए अलग बात है। ठीक है, पर कहीं और तरीके से लीक करके वहां वायु ना पहुंच पाए, यानी क्या है? वायुरोधी कक्ष में हमारा फेफड़ा व्यवस्थित होता है। वो फेफड़ा क्या वक्षी गुहा में उपस्थित होता है। वक्षी गुहा है क्या सर? तो वक्षी गुहा की अगर बात करते हैं तो वक्षी गुहा पीछे से क्या होता है? तो सर पीछे से कशेरुकी दंड द्वारा सुरक्षित होता है, यानी करोड़रज्जु द्वारा क्या होता है? सुरक्षित होता है। आगे से क्या होता है? तो सर ये हमारे पसलियां हैं, फेफड़े हैं, हड्डियां जो होती है फसलियों के द्वारा सुरक्षित होता है। उरोस्थी होती है, जिनको सबको जोड़ के रखते हैं पसलियों को स्टर्नम बोलते हैं। यहाँ पे एक उरोस्थी होती है, उस उरोस्थी से आगे से सुरक्षित होती है, पीछे से करोड़रज्जु द्वारा सुरक्षित होती है, बगल में पसलियों द्वारा सुरक्षित होती है, नीचे से सर डायफ्राम द्वारा सुरक्षित होती है। कौन? हमारे फेफड़े की पूरी संरचना है। ठीक है, अब उसने बोल के रखा है कि जो हमारी संरचना है ये टोटली, अगर हम श्वसन की बात करते हैं तो इनमें श्वसन होता कैसे कैसे है? तो सबसे पहले क्या होगा? वायुमंडल से श्वास नाक द्वारा कहां तक जाएगा? कुपिका तक जाएगा। सर इधर ड्राइंग में देखना चाहे तो सबसे पहले वायुमंडल द्वारा श्वास कहां जाएगा? नाक से कहां तक जाएगा? नाक से होते हुए कुपिका तक जाएगा। सेकंड स्टेप कुपिका में, और यहाँ पे हमारी रुधिर कोशिकाएं होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगी? हमारी रुधिर कोशिकाएं। तो कुपिकाएं क्या करती है? अपने अंदर ऑक्सीजन को वहां पे निकालती है शरीर के अंदर, रुधिर के अंदर, और रुधिर से क्या ले लेती है? CO2 को ले लेती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ सर? नाक द्वारा ऑक्सीजन को कुपिका तक लाना। सेकंड स्टेप हुआ कुपिका का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, किसके साथ? रुधिर के साथ। थर्ड स्टेप होगा जब रुधिर ने ऑक्सीजन ले लिया तो उसको परिवहन कराना। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा? रुधिर क्या करेगा? ऑक्सीजन का परिवहन कहां तक कराएगा? सर ऊतकों तक। ठीक है, अब चौथा स्टेप सर फर्स्ट क्या हुआ? सबसे पहले नाक द्वारा सांस को कुपिका तक लाना। दूसरा सर कुपिका द्वारा रुधिर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। तीसरा रुधिर का ऑक्सीजन का परिवहन करना, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन करना कहां तक? ऊतकों तक। चौथा स्टेप क्या होगा?
ऊतकों से और रुधिर के बीच में, ऊतकों और रुधिर के बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा। और फिफ्थ स्टेप होगा कि भाई वहां की ऊतक या कोशिका है उसकी अपनी आवश्यकता के अनुसार से उस ऑक्सीजन का अपनी आवश्यकता के अनुसार से भोजन के सरलतम स्वरूपों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपना उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स आज का अपना लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा। आई होप पढ़ाई करते रहिए, एक बार आप रिवाइज करते रहिएगा चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 को साथ साथ रिवाइज करते चलिएगा। ये मेरा पर्सनल एक एडवाइस है क्योंकि बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू।